अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। सो क्या आपके साथ ये मैं डेटा विजुअलाइजेशन पाइथन की लेक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपनी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लेंगे। अब डेटा सेट को कॉल करने के लिए हम लोग पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने विजुअलाइजेशन के लिए एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली है, matplotlib.pyplot। ये पूरी एक लाइब्रेरी है और इसको मैं आगे चल के एज अ PLT के तौर पर यूज़ करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी लाइब्रेरी का नेम है। तो बार बार जब हमने PLT का यानी matplotlib.pyplot जो कि प्लॉटिंग के लिए, चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है, डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होती है, तो मैं बार बार इस पूरी लाइब्रेरी को कॉल नहीं करूँगा। इसको शॉर्टली मैं PLT के तौर पर यूज़ करूँगा। और नेक्स्ट हमारे पास लाइब्रेरी है, दैट इज़ सी बॉन्ड लाइब्रेरी हमारे पास एडवांस लेवल की विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी आ जाती है। तो इसको मैं एज अ SNS के तौर पर यूज़ करूँगा। एज के बाद कोई भी आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, बस आपने फिर आगे चल के उसी नाम को कॉल करते हुए इसके मेथड्स को यूज़ करना है। सो यहाँ पे मैंने अपना डिटेल अंडरस्कोर स्टोर इन्वेंट्री का जो मेरे पास डेटा था उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है। एक बार उसको मैंने चेक कर लिया। सबसे पहले तो उसकी डी टाइप्स यानी डेटा टाइप्स को चेक कर लिया। अब डेटा टाइप चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास डेटा के अंदर हमारे पास जो कॉलम है डेट का, उसकी डेटा टाइप को चेक करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट में आ रही है, जबकि डेट वाले कॉलम की हमारे पास एक्यूरेट डेटा टाइप होती है डेट टाइम। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले फिर डेटा टाइप्स को चेक करना पड़ता है। सो यहाँ पर मैंने DF और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेट कॉलम को यहाँ पे उसका नाम लिख लिया, क्योंकि मुझे परमानेंटली चेंज करना है, तो ये पूरा मेथड यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा। और उसको इक्वल रखा है PD.to_date time। पांडास के अंदर यूज़ होने वाला मेथड है जो कि डेट्स को उसकी एक्यूरेट डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। सो यहाँ पे मैंने फिर उसकी पैरेंथेसिस में अपने कॉलम का डेटा फ्रेम के अंदर जो कॉलम है डेट, उसको दोबारा से कॉल कर लिया है। अब इसकी पैरेंथेसिस में हम एक और आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, दैट इज एरर्स इक्वल कोहेरेंस, जो कि मैंने आपको बताया भी है कि वो हम लोग यूज़ करते हैं कि समटाइम्स इस सेल को रन करते हुए हमें एरर आ सकता है, तो वो उस एरर को इग्नोर करने के लिए, उससे बचने के लिए वो एक आर्गुमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे मैंने नहीं था यूज़ किया, तो ये मेरे पास चल गया था। उसके बाद अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लूँगा मंथ और ईयर्स को अपने डेट वाले कॉलम में से, एक अलग कॉलम क्रिएट कर लूँगा इनका, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि मुझे विजुअलाइजेशन करनी पड़ सके ईयर्स के अकॉर्डिंग या फिर मंथ्स के अकॉर्डिंग। तो फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने इन्हीं कॉलम्स का यूज़ करेंगे, इसलिए सबसे पहले हमने इनको सेपरेट कर लिया है। तो उसके लिए हमारे पास ये मेथड यूज़ होता है कि जो नया कॉलम क्रिएट करना है मुझे अपने DF नाम के वेरिएबल के अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर, वो मैंने यहाँ पे कॉलम नेम लिख लिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और उसको वैल्यू कौन सी असाइन करनी है, तो वो यहाँ पे मैं डेट वाला कॉलम दोबारा से कॉल करूँगा और .dt.years लिखूँगा। तो जो वो डेट वाले कॉलम्स के अंदर जिसकी डाटा टाइप डेट टाइम के अंदर मौजूद होगी, तो वो उसमें से सिर्फ ईयर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जो कि यहाँ पे मैंने कॉल भी किया है। तो मेरे पास यहाँ पे 0 इंडेक्स के अकॉर्डिंग ईयर्स आ रहे हैं, तो यानी कि डेट वाले कॉलम में से मैंने अभी सिर्फ ईयर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अगर मुझे मंथ नंबर्स में एक्सट्रैक्ट करने हैं तो फिर उसके लिए मैं सिर्फ dt.month लिखूँगा। लेकिन अगर मुझे मंथ नेम यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से मुझे अपने मंथ्स को एक्सट्रैक्ट करना है, अलग कॉलम में स्टोर करवाना है, तो फिर वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे dt डेट टाइम डॉट मंथ अंडरस्कोर नेम, और साथ में पैरेंथेसिस ज़रूर यूज़ करेंगे। अगर पैरेंथेसिस नहीं यूज़ करेंगे तो हम एरर आ जाएगा, तो पैरेंथेसिस ज़रूर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसको भी कॉल कर लिया। तो देखें उसने मुझे यही कहा है जनवरी। तो जनवरी किस तरह से कहा है कि मेरे पास ईयर कौन सा है 2022, मंथ कौन सा है फर्स्ट, और डेट भी फर्स्ट है। तो मैंने ईयर और मंथ नेम कॉल किए हैं, एक्सट्रैक्ट किए हैं। यहाँ पे मेरे पास नंबर में था मंथ, लेकिन मैं मंथ अंडरस्कोर नेम का मेथड का यूज़ करते हुए उन नंबर्स वाले मंथ को जो है वो जनवरी, फरवरी में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अब हम अपनी विजुअलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो चार्ट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले अपना जो चार्ट ड्रॉ करेंगे उसका हम यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, दैट इज़ कॉलम चार्ट, या फिर हम
यहाँ पे ये हमारे पास अब यहाँ पे आएगा कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट के लिए हम किस तरह से यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ कि अपने जो चार्ट हैं उनकी मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SNS, क्योंकि मैंने सीबॉर्न लाइब्रेरी को एज अ SNS के तौर पर यूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये एक सेट नाम का मेथड यूज़ होता है। सेट में मैंने अब स्टाइल बता दिया कि जो चार्ट मेरे पास डिस्प्ले होने चाहिए वो थोड़े से स्टाइलिश होने चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं स्टाइल बता दूंगा। मैंने यहाँ पे बता दिया वाइड ग्रिड। ओके, चल आगे चलकर देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास इसमें फिर डिस्प्ले होगा चार्ट। तो कॉलम चार्ट हमने क्रिएट करना है। अब मुझे कॉलम चार्ट, जब भी हम लोग चार्ट्स वगैरह मोस्टली क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम अपने एक या दो कॉलम्स के पर्सपेक्टिव करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यूज़ करूँगा ग्रुप बाय का मेथड, क्योंकि ग्रुप बाय में क्या हम लोग यूज़ करते हैं जब हमने समराइज अपने डाटा को करना हो। अब ग्रुप बाय का मैं यहाँ पे किस तरह से यूज़ करूँगा कि मुझे इन्वेंट्री अपने रीजन कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे प्राइस को डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए यहाँ पे फिर हम यूज़ करेंगे ग्रुप बाय का मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, डैट इज़ रीजन अंडरस्कोर प्राइस इक्वल अब df, जहाँ पे मेरा डेटा है df डॉट ग्रुप बाय, और इसके पैरेंथेसिस में जिस कॉलम के अकॉर्डिंग हमने ग्रुपिंग करनी है तो वो कॉलम हम सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फिर यानी कि कैटेगोरिकल कॉलम हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वो कॉलम डिफाइन करेंगे जो हमारा प्राइस होगा, जिसके ऊपर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होगा। अब चूंकि हर रीजन के अकॉर्डिंग मुझे अभी चेक करनी है प्राइस वगैरह कि टोटल प्राइजेस जो हैं वो नॉर्थ रीजन में कितनी हैं, इसमें हमारे पास साउथ में कितनी है। तो अगर मुझे सम चाहिए तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली फिर डॉट सम का मेथड यूज़ करेंगे। अगर हमें मीन एवरेज वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम मीन का यूज़ करेंगे। काउंट करना है तो उसके लिए हम लोग काउंट का यूज़ करेंगे, जो हम लोग अपने एग्रीगेशन के मेथड्स प्रीवियस अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं साथ ही कह देता हूँ कि रीसेट, यहाँ पे मैं कह देता हूँ रीसेट इंडेक्स, कि यानी कि उनके इंडेक्स को भी क्या करो, रीसेट कर दो। यानी कि हो सकता है इसमें हमारे पास वो क्या करेगा, इंडेक्स की रेंज को रीसेट कर देगा। यहाँ पे हम SNS लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए अपने चार्ट को क्रिएट करते हैं। बल्कि ये हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं बार। ये हमारे पास यहाँ पे बार प्लॉट आ गया। पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और बार प्लॉट में हम यहाँ पे बताएंगे कि हमने कौन सा यहाँ पे कॉलम नेम्स हम यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉलम नेम डिफाइन करेंगे। अब मेरे पास रीजन जो है वो रीजन प्राइस वाले वेरिएबल के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि सारा का सारा डाटा जो ग्रुप बाय होके स्टोर हुआ है वो मेरे पास रीजन प्राइस के अंदर हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया इसको। मैं यहाँ पे बल्कि हम प्राइस को अगर पहले रख दें और कोमा, उसके बाद रीजन अंडरस्कोर प्राइस, और यहाँ पे सेकंड कॉलम आ जाएगा मेरे पास रीजन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉलम्स बता दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे और भी थोड़ी सी जो है वो स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे हम PLT मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट लाइब्रेरी को मैंने एज अ PLT के तौर पर यूज़ किया है, और इसके अंदर मैं अपने इस चार्ट का टाइटल भी दे सकता हूँ। तो टाइटल मैं यहाँ पे दे दूँगा टोटल प्राइस बाय रीजन बाय, यहाँ पे मैंने टोटल प्राइस बाय रीजन पूछ लिया है। और उसके बाद मैंने उसको कहा कि PLT डॉट एक्स लेबल, हम यहाँ पे लेबल्स भी दे सकते हैं। अब एक्स लेबल का मतलब है कि एक्स एक्सिस में जो मेरे पास वैल्यूज़ होंगी वो कौन सी होंगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइस डॉट, फिर हमारे पास है यहाँ पे वाई लेबल। तो वाई लेबल में मैंने यहाँ पे लिख दिया रीजन। और उसके बाद जब हमने अपना प्लॉट डिस्प्ले करवाना होता है तो उसके लिए हम लोग PLT लाइब्रेरी के अंदर मेथड यूज़ करते हैं डॉट शो।
ओके, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना PLT का बार मेथड। ओके, यहाँ पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस में रीजन्स आ गई हैं और वाई एक्सिस में, चलें हम यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी चेंजिंग्स कर देते हैं। मैंने यहाँ पे रीजन कह दिया, यहाँ पे मेरे पास प्राइस, और एक्स एक्सिस में हम कह देंगे रीजन एंड हेयर वी हैव प्राइस। ओके, अब यहाँ पे ये मेरे पास डिस्प्ले हो चुका है। अब सम किया था, चूँकि अब यहाँ पे मेरे पास सम की वैल्यूज़ के ऊपर भी बहुत सी वैल्यूज़ जा रही हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास IE6 का यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी और भी आगे हमारे पास बहुत सी वैल्यूज़ मौजूद हैं। लेकिन अगर हम इसको डॉट सेट री इंडेक्स को अगर हम ख़त्म कर दें तो देन हमारे पास यहाँ पे फिर देखें एरर आ चुका है। ठीक है, तो उसी एरर से बचने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया था अपना रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स का मेथड हम लोगों ने यूज़ किया था। तो ये है हमारे पास कॉलम चार्ट, क्योंकि ये जो चार्ट, ये जो बार्स डिस्प्ले हो रही हैं ये कॉलम वाइज हैं, वर्टिकली हैं। हॉरिजॉन्टली हमारे पास इस तरह से होती हैं, जिनको हम लोग बार चार्ट या फिर बार प्लॉट कहते हैं। तो बार चार्ट या बार प्लॉट को भी हम लोग अपने इसी मेथड के साथ यूज़ करते हैं। बस इसमें हम लोग कुछ यहाँ पे चेंजिंग्स करेंगे कि यहाँ पे मैं अब कह देता हूँ कि मैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग चलता हूँ, बल्कि यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मेरे पास फिर रीजन की जगह आ जाएगा कैटेगरी कॉलम। और ठीक है, यहाँ पे हम प्राइस ही रख लेते हैं और सम ही रहेगा हमारे पास। यहाँ पे अब मैं सी बॉर्न लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा, SNS डॉट हमारे पास यहाँ पे बार प्लॉट। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बताऊँगा कि जो डेटा मुझे देना है वो डेटा मैं कहाँ से दे रहा हूँ, तो कैट अंडरस्कोर प्राइस वाले कॉलम से मैं डेटा दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हम लोग अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी डिफाइन करेंगे। एक्स एक्सिस में यहाँ पे कह देता हूँ कि है मेरे पास कैटेगरी, और यहाँ पे इक्वल वाई एक्सिस हम बताएंगे कि मेरे पास है प्राइस। टोटल प्राइस बाय कैटेगरी। देन यहाँ पे मैं लिख दूँगा कैटेगरी। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे सी बॉर्न लाइब्रेरी का बार प्लॉट डिस्प्ले हुआ है, जिसमें हमारे पास ये देखें टोटल यहाँ पे लाइब्रेरीज आ गई हैं। अब कुछ बार्स इक्वल हैं और कुछ आप देखें तो इक्वल से कुछ ऊपर की तरफ है हमारे पास। और जो हमने यहाँ पर एक मेथड ये यूज़ किया था SNS डॉट सेट का, तो वाइड ग्रिड इसकी स्टाइलिंग कुछ यूँ है कि ये जो यहाँ पे ये ग्रिड्स नज़र आ रही हैं हमें, ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने अपना वो सेट का स्टाइल रखा था कि वो हर हमें बार में यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बार्स ईस्ट वेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम शो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्लॉथिंग यानी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हमारे पास बार्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा कम डिस्प्ले हो रही हैं। तो ये दो हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम चार्ट और एक बार चार्ट का हम लोगों ने यूज़ किया था। अब यहाँ पे एक हमारे पास प्लॉट यूज़ होता है। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारा चार्ट कौन सा था, ये बार प्लॉट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर अब एक चार्ट यूज़ होता है, दैट इज़ वी हैव पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट में बेसिकली हमारे पास हर तरह का चार्ट डिस्प्ले हो जाता है जो कि कुछ वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स भी फाइंड आउट करता है। तो वो यहाँ पर हम लोग सी बॉर्न लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए करेंगे।
जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा SNS डॉट PAI लिखकर टैब बटन प्रेस किया है, तो उससे रिलेटेड जो चार्ट यूज़ होता है वो उसने मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ हमारे पास आर्गुमेंट अगर यूज़ हो, नहीं तो हम यहाँ पर फिर अपने कॉलम्स नेम ही सब के सब यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। अब चूंकि हमारे पास ये 2D डेटा है तो इसलिए यहाँ पर दो हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होंगी। सो यहाँ पर हमारे पास जो हम इन्हीं के दरमियान क्या करते हैं, पेयर प्लॉट, क्योंकि ये न्यूमेरिक डेटा के ऊपर वर्किंग करते हैं तो इसलिए यहाँ पर हम अपने न्यूमेरिक डेटा के नाम देंगे। सो यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स का यूज़ करेंगे। देन सेकेंड लेवल यूनिट्स सॉल्ट, यहाँ पर हम नाम भी देख लेते हैं, ठीक है, यूनिट सॉल्ट, इन्वेंट्री लेवल, यूनिट सॉल्ट, यूनिट्स ऑर्डर। फिर हमारे पास आ जाता है दिस, देन वी हैव दिस, और उसके बाद लास्ट हमारे पास है प्राइस डिस्काउंट। अब इसके हमें पेयर प्लॉट्स चाहिए और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे PLT डॉट शो। जब भी प्लॉट्स कह दिया, प्लॉट्स को हमने डिस्प्ले करवाना होगा तो हम PLT डॉट शो का यूज़ करेंगे। सो ओके, यहाँ पे ये हमारे पास प्राइस और डिस्काउंट अलग अलग कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सीबॉर्न लाइब्रेरी है और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज़ हैं ये आपस में मिलकर वर्क करती हैं। ऊपर जितने भी ये दो हम लोगों ने प्लॉट डिस्प्ले करवाए हैं इसमें हमने सीबॉर्न लाइब्रेरी का भी यूज़ किया है और PLT का भी यूज़ किया है। बार प्लॉट के अंदर मैंने SNS लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए बार प्लॉट को डिस्प्ले करवाया है और PLT का यूज़ करते हुए मैंने उसको शो करवाया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जो लाइब्रेरीज़ हैं वो मिलकर वर्क करती हैं, इसलिए दोनों का यूज़ हम लोग एक वक्त में ही करेंगे। सो यहाँ पे देखें मेरे पास ये पेयर प्लॉट्स जो हैं वो हर कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, जो कि पेयर प्लॉट्स में मेरे पास ये इन्वेंट्री लेवल के ये तमाम के तमाम प्लॉट्स हैं, जिसमें रिलेशंस भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि जो है वो देखें अगर ये मेरे पास लाइन कुछ इस तरह से जा रही है तो इस तरह से मुराद है कि मेरे पास जो इन्वेंट्री लेवल की प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है, ना कि डिक्रीज हो रही है, माइनस में नहीं जा रही बल्कि पॉजिटिव में मेरे पास यहाँ पे ये लाइन जा रही है। उसके बाद ये मेरे पास यूनिट सॉल्ट का है, मेरे पास यूनिट ऑर्डर्स का है, हमारे पास इस तरह से ये पेयर्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। ये हमारे पास जो बार है ये हमारे पास स्कैटर बार कहलाता है, जिसमें पॉइंट्स डिस्प्ले होते हैं। पॉइंट्स या कह सकते हैं कि बबल्स हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हो। तो पेयर प्लॉट्स में हमारे पास ये हर एक का उसके साथ रिलेशन भी बताया जा रहा है। इन्वेंट्री लेवल के साथ इन्वेंट्री लेवल का किस तरह का रिलेशन है बाकी सब चार्ट्स के साथ वो यहाँ पर भी डिस्प्ले करवाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो चार्ट यूज़ होता है एक और इसी से रिलेटेड, वो हमारे पास कोरिलेशन का चार्ट हमारे पास डिस्प्ले होता है, यानी कि रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कोरिलेशन का यूज़ करते हैं। अब कोरिलेशन में हमारे पास हीट मैप यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे हम हीट मैप चार्ट हमारे पास यूज़ होता है। अब उसको यूज़ हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक PLT डॉट फिगर नाम का फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फिग साइज़ इक्वल, कितना फिगर का मेरी साइज़ होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे बता दिया, 10/7 का होना चाहिए। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर हम कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोरिलेशन इक्वल, ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया DF
डॉट कोरिलेशन, बल्कि अगर हम इसको डायरेक्टली यूज़ करें अपनी एसएनएस लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास यूज़ होता है हीट मैप। एसएनएस लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास यूज़ होता है हीट मैप। और df डॉट कोरिलेशन यानी कि df डॉट को CORR, और इसके पैरेंथेसिस में अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि कोरिलेशन हम लोग सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ में ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक और आर्गुमेंट मैं पास कर देता हूँ, डेट इज़ अनॉट ट्रू। अब अनॉट ट्रू का मतलब है कि थोड़ा सा जो मेरा चार्ट है वो क्या होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम उसका टाइटल भी सेट कर देते हैं, कोरिलेशन हीट मैप, और यहाँ पे PLT डॉट शो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास कुछ यहाँ पे देखें, किसी का येलो है, किसी का रेड है, कुछ ब्लैक में यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड उसका शो हो रहा है, बॉक्स बने हुए हैं। तो ये थोड़ा सा इस तरह से इंटरेक्टिविटी के लिए हम लोग नॉट इक्वल ट्रू लिखते हैं। तो ये एक आर्गुमेंट हमारे पास यूज़ होता है। अब जितने भी यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स हैं जिनकी वैल्यूज़ न्यूमेरिक डेटा टाइप में है, तो उसके लिए मैंने कोर के अंदर ये एक आर्गुमेंट पास किया था। तो यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल एक ये कॉलम है, और इसी की तरफ एक्स एक्सिस में भी मेरे पास जो सेम कॉलम्स होंगे उनकी तो वैल्यू डेफिनेटली 1 ही होगी, क्योंकि अपने ही कॉलम के साथ हम कंपैरिजन या उसका रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमेशा दो के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है। और ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं कोरिलेशन की, बेस्ट कोरिलेशन वो होता है जो +1 हो या +1 के पास हो। हमारे पास +1 से -1 के दरमियान ये कोरिलेशन की वैल्यूज़ होती हैं। अगर हमारे पास 0.5 या फिर 0.5 से अबव हमारे पास कोरिलेशन आ रहा है पॉजिटिव में, तो इसका मतलब है कि उन दोनों कॉलम्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप्स है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स है। और ये हम लोग कोरिलेशन बेसिकली फाइंड आउट करते हैं जब हमने कोई इन पे मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना हो। तो फिर वहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ही हम लोग देखते हैं कि किस कॉलम के दरमियान बेहतरीन रिलेशन मौजूद है, फिर उसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपने एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि अच्छा पॉजिटिव हम लोग जो आउटपुट है वो प्रिडिक्ट कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास ये यूज़ होता है। जिस तरह यहाँ पे मेरे पास यूनिट सॉल्ट्स और इन्वेंट्री लेवल के दरमियान 0.5, यानी कि अच्छा इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन तो नहीं है, लेकिन पॉजिटिव ज़रूर है क्योंकि 0.5 है। लेकिन यहीं पे अगर हम देखें तो यूनिट्स और प्राइस के दरमियान 0.001, नेगेटिव में तो नहीं है, पॉजिटिव ही है, लेकिन फिर भी 0.0011 है। तो इसका मतलब है कि नो कोरिलेशन है, क्योंकि 0 पॉइंट है और पॉइंट के बाद भी फिर हमारे पास 0 है। और यहाँ पर आप वैल्यूज़ भी देख सकते हैं कि 1.0 से यहाँ पे 0 के दरमियान हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। आप कुछ यहाँ पे देखें तो नेगेटिव में भी वैल्यूज़ मौजूद है। तो इसका मतलब है कि फिर ईयर्स और इन्वेंट्री लेवल के दरमियान बहुत नेगेटिव वीक कोरिलेशन है। तो फिर इनको हम लोग अगर एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करें मशीन लर्निंग के, तो फिर इन कॉलम्स को उनके अंदर ऐड करना मुनासिब नहीं है। उससे फिर हमारे डाटा के अंदर एरर्स, उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी। और फिर जाहिर सी बात है कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करनी हो इन केस, तो फिर हमारे पास वो वैल्यू भी एक्यूरेट नहीं आएगी, तो डिसीजन भी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं अपना कोरिलेशन का सीबॉर्न लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए हीट मैप के अंदर ये कोरिलेशन मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एक मेथड यूज़ होता है, मेथड या फिर हम लोग अगर चार्ट ही कहें तो वो है हमारे पास बॉक्स प्लॉट। अब बॉक्स प्लॉट हम लोग आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, बॉक्स प्लॉट। यहाँ पर सीबॉर्न लाइब्रेरी का ही यूज़ करते हुए हम बॉक्स प्लॉट को यूज़ करते हैं, sns.box बॉक्स, और ये हमारे पास यहाँ पे बॉक्स प्लॉट है। अब इसके अंदर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देंगे कि एक्स एक्सिस में मेरे पास कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हम एक कैटेगरी वैल्यू ज़रूर रखते हैं। अब वो कैटेगरी वैल्यू कोई भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि वो कैटेगरी ही हो। वो हमारे पास और भी कॉलम्स जिसके अंदर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग वाली वैल्यूज़ मौजूद हों वो ही हम लिखेंगे। और वाई एक्सिस में फिर डेफिनेटली उसके साथ हम लोग एक न्यूमेरिकल
वैल्यूज़ वाला कॉलम ज़रूर लिखते हैं। और डाटा कहाँ से ले रहे हैं तो वो मैंने बता दिया कि डीएफ से। फिर पीएलटी का ही यूज़ करते हुए हम टाइटल भी सेट करते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि प्राइस की डिस्ट्रीब्यूशन हम चेक करें कि क्या कोई आउटलायर तो इसके अंदर मौजूद नहीं है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद यहाँ पर हम पीएलटी डॉट, अच्छा एक और हमारे पास यहाँ पे आर्गुमेंट जाता है दैट इज़ एक्स टिक्स। ये हमारे पास आर्गुमेंट यूज़ करता है कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस में नेम डिस्प्ले हो रहे होते हैं उनको थोड़ी सी उनकी रोटेशन को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक्सिस में चेंज कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे वो थोड़े से जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कर्व हो जाएंगे, थोड़ी सी उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे अभी हमारे पास जो डिस्प्ले होगा तो देखें, ये देखें यहाँ पर मेरे पास ये थोड़े से कुछ इस तरह से ये कर्व हो गए हैं। अगर मैं ये एक्स टिक्स की ये जो मेथड है वो अगर ना यूज़ करूँ तो फिर मेरे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर। फिर ये इस तरह से हमारे पास इन्वेंट्री लेवल लिखा हुआ आएगा। तो ये हमारे पास है बॉक्स प्लॉट जो कि आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम होती है, क्वांटाइल्स भी जिनको कहा जाता है। यहाँ पर ये मेरे पास Q1 है, Q3 और ये Q2 है, Q2 मीडियन भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो बॉक्स फिल हुआ नज़र आ रहा है ये इस बात की भी अलामत है कि जो सबसे ज़्यादा कैटेगरीज के अकॉर्डिंग प्राइस आ रही हैं वो सबसे ज़्यादा इन रेंज के अंदर आ रही है। तो पता चल रहा है कि ठीक है यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम 30 या 35 रेंज बन सकती है, 30 से लेकर 70 या 75 तक की सबसे ज़्यादा प्राइजेज़ ग्रॉसरीज के अंदर मौजूद हैं। तो ये हमारे पास बॉक्स प्लॉट यूज़ होता है। अच्छा, आउटलायर्स को इसमें किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, फिर रिमूव करने के भी मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हैं। तो बेसिकली इसमें जो हमारे पास बबल नुमा चीज़ें, बबल नुमा यहाँ पे डॉट यूज़ या डिस्प्ले हो रहे होते हैं तो वो हमारे पास आउटलायर्स होती हैं, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे डेटा के अंदर मौजूद होती हैं। और हर एक का यहाँ पर बॉक्स आप देख सकते हैं डिफरेंट है, ठीक है। किसी का यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ये सेम नहीं है, दिखने में सेम लग रहे होंगे लेकिन डिफरेंट है। तो ये हमारे पास बॉक्स प्लॉट का, यहाँ पे देखें छोटा छोटा हम लोग कोड लिखते हैं इजी, और उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर जो चार्ट है वो डिस्प्ले हो रहा है। फिर एक और हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़ होने वाला चार्ट है दैट इज़ पाई प्लॉट। हमारे पास यहाँ पे पाई प्लॉट या फिर पाई चार्ट जिसको हम कहते हैं। अब पाई चार्ट ये हमने एक बात जो है वो यहाँ पर इस चार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए ये हमने ज़रूर एक एग्जांपल पढ़ी होगी कि एक केक है उसके हम लोग कितने इक्वली जब स्लाइसिंग करते हैं पर्सनस के अकॉर्डिंग तो वो क्या होता है, हमारे पास वो जो स्लाइस आते हैं वो हमारे पास पाई चार्ट होता है। तो इसकी एग्जांपल किस तरह से मैंने इसमें रिलेट की है केक के साथ कि बेसिकली टोटल जो हमारे पास वो सर्कल होगा वो 100 डिग्री का होगा और डेटास की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वो उसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो ऊपर हमने अपना एक रीजन प्राइस नाम का जो डिस्प्ले करवाया था, रीजन और प्राइस के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ को सम किया था, उसी को अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएं तो उसके लिए हम लोग पीएलटी का यूज़ करेंगे पाई चार्ट। एसएनएस सीबॉर्न लाइब्रेरी में भी यूज़ होता है लेकिन उसमें फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट जाते हैं। तो दोनों में से जोन से भी आप चार्ट को यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम डेटा बताएंगे कि डेटा कहाँ से हम लोग दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली भी लिख सकते हैं रीजन अंडरस्कोर प्राइस, तो वो डेटा इक्वल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उसको डायरेक्टली भी समझ जाएगा। फिर यहाँ पे लेबल्स हम बताएंगे। अब लेबल्स क्यों बताएंगे वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे पास यहाँ पर चार्ट डिस्प्ले होगा। यहाँ पर मैंने लेबल्स बता दिए कि लेबल्स भी तुमने उसी डेटा में से लेने हैं रीजन अंडरस्कोर प्राइस में से। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आएगा ऑटो पीसीटी यानी ऑटो परसेंटेज, कि जो वैल्यूज़ हमारे पास हमेशा पाई चार्ट में परसेंटेज की फॉर्म में डिस्प्ले होती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा %1। अब %1 का मतलब है कि एटलीस्ट मेरे पास पॉइंट से पहले 2 नंबर्स तो होने चाहिए, 2, यानी कि हमारे पास टोटल होता है 100 डिग्री पे
वो सर्कल 100 का मौजूद होता है, तो 100 को ही वो इक्वालिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और पॉइंट के बाद अगर मेरे पास पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज़ आती होंगी तो वो उसको भी क्या करेगा, एक मुझे वैल्यू 1 2 असाइन कर देगा। और उसके बाद यहाँ पर हम परसेंटेज लिखेंगे। ये जो लास्ट वाला 2 बार परसेंटेज लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये 1% इस पूरी वैल्यू के साथ आ रहा है, और ये जो लास्ट वाला परसेंटेज है वो हमें आउटपुट में भी साथ में डिस्प्ले होगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ PLT.title। अब चूंकि हमारे पास पाई चार्ट में या पाई प्लॉट में हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होते, इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ जो है वो टाइटल दे रहा हूँ कि प्राइजेस। चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है शेयर्ड बाय रीजन, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे PLT.show। सो हेयर इज़ द एरर। ओके, यहाँ पर हम लोग जो रीजन है उसके हम यहाँ पर डॉट इंडेक्स मेथड का यूज़ करते हैं। जस्ट वेट अ मोमेंट, हमारे पास ऊपर था ओके रीजन डॉट प्राइस। ओके, वहाँ पर हमारे पास रीसेट डॉट इंडेक्स भी लिखा हुआ था, तो इसको चलें यहाँ पर हम दोबारा से एक काम करते हैं। हम यहाँ पर df डॉट ग्रुप बाय हम किसके लिहाज से कर रहे हैं, रीजन, और साथ में यहाँ पे मैंने कह दिया कि मेरे पास है प्राइस का कॉलम, और डॉट हम लिख लेते हैं यहाँ पर सम। देन ओके, अब यहाँ पर ये मेरे पास डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ पर चूंकि अब ऊपर हमने जो यूज़ किया था रीजन अंडरस्कोर प्राइस नाम का वेरिएबल, तो उसमें हम लोगों ने डॉट लास्ट पे अगर आप लोग देखें तो उसमें हम लोगों ने डॉट रीसेट इंडेक्स मेथड का भी यूज़ किया था, तो उस वजह से हमें वो एरर आ रहा था। तो यहाँ पे दोबारा मैंने उसी मेथड को यूज़ किया है, बट मैंने आगे डॉट रीसेट इंडेक्स नहीं यूज़ किया। अच्छा, अब जो लेबल्स का यहाँ पर मैंने आर्गुमेंट यूज़ किया था, तो वो बेसिकली मैंने ये जो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं, इसके लिए मैंने लेबल्स का यूज़ किया था कि ताकि मुझे पता लग सके कि ये वाला जो पोर्शन है वो किस कैटेगरी का है या किस रीजन का है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया था लेबल्स का आर्गुमेंट यहाँ पर पास किया था। और डॉट इंडेक्स से मुराद है कि वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो हमारे पास A to Z चल रहा होगा वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अब यहाँ पर देखें, जो परसेंटेज मैंने वो वाली जो बात बताई थी कि अगर पॉइंट के बाद मेरे पास कोई वैल्यू होगी तो फिर वो 1 या 2 वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। और ये जो लास्ट वाला परसेंटेज है सिंबल, तो वो ये देखें साथ मैंने कहा था कि वो डिस्प्ले होने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली उसने सब, मैंने तो यहाँ पे मेथड यूज़ किया है सम का, लेकिन वो यहाँ पर मुझे परसेंटेज में क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उसी के लिए हमने यहाँ पे ऑटो परसेंट PCT का आर्गुमेंट पास किया है कि पाई चार्ट हमेशा परसेंटेज में ही डिस्प्ले होता है। अगर आप इन सब परसेंटेज जिसको प्लस करें तो हमारे पास एट दी एंड आंसर 100% में ही आएगा। तो वही बात है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट जो चार्ट है दैट इज़ लाइन चार्ट या फिर लाइन प्लॉट। अब लाइन चार्ट या लाइन प्लॉट हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, डेट्स वाले कॉलम के अकॉर्डिंग, ईयर्स के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं लाइन चार्ट का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइन अंडरस्कोर, चलें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रेंड इक्वल df डॉट ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय का यूज़ करते हुए वो ईजिली हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी।
तो यहाँ पे मैं डेट वाले कॉलम को कॉल कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ पर अगर हम ईयर्स वाले कॉलम्स के अकॉर्डिंग चलें और ईयर्स वाले कॉलम के अकॉर्डिंग, यानी 2022 में कितनी मेरे पास टोटल आई हैं, ये तो यहाँ पे तो हमने कैटेगरीज के अकॉर्डिंग देख लिया कि साउथ में टोटल कितनी सम हुई है वैल्यूज़। तो यहाँ पर मैं अब चलें इन्वेंट्री लेवल को मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ, इन्वेंट्री लेवल वाले कॉलम को, और उसको मैं यहाँ पर सम करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अब चूंकि ये हमारे पास ईयर्स के अकॉर्डिंग ये वाला काम होगा, तो यहाँ पर हम लोग पाई प्लॉट के अंदर लाइन चार्ट के लिए सिर्फ हम लोग PLT डॉट प्लॉट का यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास चलता है लाइन चार्ट के लिए ही यूज़ होता है। अब लाइन अंडरस्कोर ट्रेंड का मैंने यूज़ किया और डॉट इंडेक्स। जब आप इसको एक दो बार जो है वो लेक्चर को सुनेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। सिर्फ आप इस कोड में थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करेंगे अपने डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन बाकी कोड सेम एग्जैक्ट रहेगा और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ही हम लोग लाइन चार्ट डिस्प्ले करेंगे। अगर सेल्स की बात हो रही होगी और ओवर द टाइम बात हो रही होगी, अगर ईयर्स के अकॉर्डिंग बात हो रही होगी, तो फिर वहाँ पर लाइन चार्ट ही यूज़ करेंगे। अब कुछ बार जिस तरह इसकी सिंपल एग्जांपल एक हमारे पास क्रिप्टोग्राफी की है कि हम क्रिप्टोग्राफी में देखते हैं वो जो लाइन साथ साथ कभी अप डाउन, कभी अपवर्ड जा रही होती है, कभी डाउनवर्ड जा रही होती है, तो वो बेसिकली लाइन चार्ट का यूज़ वहाँ पर हो रहा होता है, जो हमें बता रहा होता है कि इस वक्त प्राइस इस चीज़ की क्या है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास ये वाला चार्ट यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम एक जो है वो वैल्यूज़ नाम का भी यहाँ पर हम एक डॉट का यूज़ करते हैं, फिर PLT डॉट टाइटल, क्योंकि टाइटल से हमें पता चल जाएगा कि जो चार्ट है वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री ट्रेंड ओवर ओवर ईयर्स यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। देन PLT डॉट एक्स लेबल बता देते हैं कि एक्स लेबल में मुझे क्या वैल्यूज़ डिस्प्ले होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि ईयर्स मुझे डिस्प्ले हो जाएं। और फिर मैंने यहाँ पर वाई लेबल में बता दिया कि वाई लेबल में मेरे पास क्या डिस्प्ले हो, तो वाई लेबल में मैं कह देता हूँ कि इन्वेंट्री लिखा हुआ आए। बेसिकली लिखा हुआ हमारे पास इन्वेंट्री लेवल आएगा। और उसके बाद यहाँ पर अब हम कह देते हैं कि PLT डॉट शो, इसको अब ज़रा हमें शो करवाओ। तो ये देखें हमारे पास ये जो वैल्यूज़ तो चले हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो ही रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये जो लाइंस डिस्प्ले हो रही हैं, तो उसके लिए हम लोग लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कि मुझे सिर्फ चंद वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले करवाओ, अगर वो कर सके, या फिर यहाँ पर हम मीन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मीन का यूज़ करते हुए, तो मीन में हमारे पास देखें ये चार्ट कुछ ना तो कुछ थोड़ा सा डिस्प्ले चेंज हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं डेट्स वाले कॉलम का यूज़ करूँ और डेट वाले कॉलम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम लोग वर्किंग करें, तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास ये लाइंस डेट्स के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर हम चार्ट को थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ पर हम चार्ट का थोड़ा सा जो फिगर है वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं। फिक्स साइज़ इक्वल, यहाँ पर मैंने कह दिया कि 17, इसकी ये वाली हमारे पास 17 होनी चाहिए और ये मैंने 8 बता दिया। तो ये देखें अब थोड़ा सा बेहतर हमें डेट्स में भी थोड़ा सा हमें यहाँ पर डिस्टेंस नज़र आ रहा है और इसको देखना भी ज़रा इजी हो रहा है। तो ये हमारे पास लाइन चार्ट है जो बता रहा है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, फिर पहले ईयर में कितनी कितनी तक रेंज गई है हमारे पास, दूसरे ईयर में कितनी कितनी तक रेंज गई है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं लाइन चार्ट। उसके अलावा इसी को यूज़ करते हुए हम अगर मंथ्स का यूज़ कर लें, जो हमने मंथ्स नेम के अकॉर्डिंग अगर हम इन्वेंट्री अपनी देखें, यहाँ पर मंथ्स, एक्स एक्सिस में फिर हमारे पास मंथ्स आ जाएंगे। तो ये देखें मंथ्स के अकॉर्डिंग, अब चूंकि मंथ्स मेरे पास हमारे पास किस में थे, अब उसने बताया है कि स्टार्टिंग में अप्रैल में कितनी स्टार्ट हुई है, देन फिर हमारे पास दिसंबर में आकर थोड़ी सी डाउन हुई है, फिर अप जाना स्टार्ट हुई है, फिर डाउन, फिर अप। तो इस तरह से हमें ट्रेंड्स का पता चल रहा है कि किस मंथ के अंदर हमारी इन्वेंट्री की जो इन्वेंट्री है
वो कितनी इंक्रीज़ हुई है और कितनी डिक्रीज़ हुई है, ताकि फिर इसी के अकॉर्डिंग आगे चलकर जब एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट किए जाएं, मॉडल अप्लाई किए जाएं, तो फिर वो मंथ्स के अकॉर्डिंग रखते हुए उन एल्गोरिथम्स को सेट किया जाए, ताकि फिर उसी रेंज तक, ताकि लॉस ना हो कंपनी को, उसी रेंज तक उनकी प्राइजेस जो हैं वो उनकी या उनकी सेल्स की डिमांड हो। तो उसके लिए हम लोग इन चार्ट्स का साथ साथ यूज़ करते हैं। देन लास्ट हमारे पास एक चार्ट है, दैट इज हिस्टोग्राम चार्ट। वो हमारे पास चार्ट यूज़ होता है, दैट इज हिस्टोग्राम चार्ट। बेसिकली जो हिस्टोग्राम चार्ट है ये भी हम लोग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर फिगर का साइज़ अगर हम डिस्प्ले करवा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिक्स साइज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ 15,7। ओके, अब यहाँ पर एस एन एस के अंदर हमारे पास ये हिस्ट प्लॉट यूज़ होता है, और पीएलटी में भी हमारे पास हिस्ट का ही चार्ट यूज़ होता है। अब इसमें मैंने कह दिया है कि मुझे डेटा फ्रेम के अंदर जो डिस्काउंट वाला कॉलम है उसके अकॉर्डिंग मुझे ज़रा थोड़ी सी बताओ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर एक हम आर्गुमेंट पास करेंगे, दैट इज़ KDE। तो ये KED क्या है, अभी हम लोग जब इसको डिस्प्ले करवाते हैं तो फिर बताते हैं कि जो लाइन हमारे पास एक डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन और PLT डॉट शो। सो इसमें ये जो हमारे पास लाइन डिस्प्ले हो रही है बेसिकली ये आती है जो हमारे पास ड्रॉ होती है KDE आर्गुमेंट के अंदर, जो हमें ये बताती है कि सबसे ज़्यादा जो है, ठीक है, ये बार्स तो हमारे पास आ रही हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये काउंट किए गए हैं टोटल जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें से उसने मिनिमम या मैक्सिमम रिकॉर्ड्स ले लिए हैं, और सबसे ज़्यादा उसने बताया है कि इतने इतने इन दोनों जो रिकॉर्ड्स की रेंज है उसके दरमियान में हमारे पास ये डिस्काउंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो डिस्काउंट आ रहा है या जा रहा है। तो इसमें हमारे पास ये हिस्ट प्लॉट जो है वो यूज़ होता है एसएनएस लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए। देन यहाँ पर हम लोग एक पीएलटी लाइब्रेरी का भी प्लॉट अगर यूज़ करें तो वो हमारे पास ये देखें हिस्ट के नाम से यूज़ होगा। मैंने यहाँ पे डीएफ बता दिया, चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोबारा से डिस्काउंट, और यहाँ पर एक और आर्गुमेंट हम लोग दे सकते हैं, दैट इज़ बिन्स। तो यहाँ पे बिन्स क्या होती हैं वो भी हम देखते हैं। सो ठीक है, यहाँ पर बिन्स का तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन हम अगर प्राइस को ले लें, ठीक है। अब ये जो बिन मैंने एक आर्गुमेंट पास किया है, ये बेसिकली बिन्स हम लोग कह रहे हैं कि 20 होनी चाहिए। तो क्या मतलब है कि ये बार्स नज़र आ रही हैं, और हिस्टोग्राम हमारे पास कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ के लिए यूज़ भी होता है कि अगर प्राइस हमारे पास कॉन्टीन्यूसली यानी कि 400 की एक प्राइस है और साथ ही साथ 401 पे जा रही है या 420 पे जा रही है, तो 400 से 420 के दरमियान अगर कुछ और पॉइंट्स में भी वो प्राइस लाई कर रही है तो वो चार्ट साथ साथ हमारे पास डिस्प्ले होंगे। और ये बिन्स का मतलब है कि टोटल जो ये हमारे पास बार्स डिस्प्ले होने चाहिए ये टोटल 20s होनी चाहिए। तो अगर आप काउंट करके भी इनको देख लें तो ये 20 डिस्प्ले होंगी। अब चूंकि डिस्काउंट वाले कॉलम में इतनी हमारे पास बार्स नहीं थी आ रही, इसलिए वहाँ पे ये 20 वर्क नहीं था किया। तो अगर इस वाले भी हम लोग अपने डेटा में थोड़ी सी चेंजेस कर लें, सिर्फ अगर हम यहाँ पर प्राइस का यूज़ कर लें तो फिर हमारे पास यहाँ पर देखें प्राइस में हमारे पास ये जो लाइन डिस्प्ले हो रही है ये हम लोग यूज़ करते हैं KDE का यूज़ करते हुए। यहाँ पर भी अगर हम पास कर दें बिन्स इक्वल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिन्स इक्वल 15, तो देखते हैं कि क्या एसएनएस में एग्जैक्टली हमारे पास ये 15 बिन्स आ चुकी हैं, यानी कि ये जो बार्स हैं। तो ये तमाम तर प्लॉट्स हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू हर एक की अपनी अपनी एक करैक्टरिस्टिक्स है, खसूसियात है, उसी के मुताबिक हम इनका यूज़ करते हैं। सो आई होप कि ये आपको क्लास ये चार्ट्स और कोड किस तरह से राइट करने हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही ईजी कोड्स हैं, सिर्फ आपने अपने डेटा के अकॉर्डिंग कॉलम्स के अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग्स करनी है और इम्प्लीमेंटेशन करनी है। थैंक यू।
यू सो मच फॉर हेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।